सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कस्टम यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ। पढ़ा था हमने पिछले वीडियो की क्लास में कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कस्टम भी पढ़ा, लेजिस्लेशन पढ़ा, जुडिशल प्रेसिडेंट्स, इक्विटी। तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम के बारे में कि कस्टम सोर्सेज ऑफ लॉ कैसे है, यानी कि रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में कैसे कार्य करती है। कोई भी रूढ़ि विधि का रूप कैसे धारण करती है, क्या नॉर्म्स होते हैं तब एक रूढ़ि जो किसी समाज में प्रचलित थी जो कानून का रूप धारण कर लेती है, किस तरीके से कर लेती है, क्या नॉर्म्स है उसके किसी भी कोडिफाइड लॉ होने के बारे में। तो हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी एक व्यक्ति की कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी कार्य को एक लंबे टाइम से करता आ रहा है, चलता आ रहा है। हम प्राय क्या कहते हैं, कोई भी जैसे एक बंदा है किसी एक कार्य को करता है तो हम क्या करते हैं, एक ही कि वह व्यक्ति क्या करता है, वो कार्य करते आ रहा है दीर्घ काल से, लगातार उस कार्य को करता रहता है। हम कहते हैं कि यह तो इस कार्य करने का आदी हो गया, इसका तो यही ट्रेंड है, ये तो इसी तरह से इस कार्य को करता रहेगा। उस समय वो आदत किसी को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक व्यक्ति से वो आदत एक समूह में आ जाती है और समूह से वो आदत एक समाज में आ जाती है और समाज से वो आदत एक राष्ट्र के अंतर्गत आ जाती है। तो तब वो रूढ़ि क्या बन जाती है, विधि का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, आदत की और ध्यान चाहे अन्य व्यक्ति उस समय उसका अनुसरण नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे क्या बन जाती है, वह कस्टम का रूप धारण कर लेती है, सभी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। यदि अनेक बातों पर जो लगभग जो रूढ़ि वो क्या है, जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिसेज यानी कि सामान्यतः आचार व्यवहार की श्रेणी में आती है। हालांकि काफ़ी जो प्रथाएं होती है जो समाज में प्रचलित रहती है, यह आवश्यक नहीं कि सभी को न्यायालय मान्यता प्रदान करे। यदि हम बात करें पाश्चात्य देशों में शव यात्रा में काले कपड़े पहनने की प्रथा जो पुरातन काल से प्रचलित है, तो ये नहीं कि उस पुरातन काल में जो प्रचलित प्रथा है कि उसको कॉडिफाई कर दिया जाए, उसका विधि का रूप धारण कर ले या लोगों को अब्लाइज किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सभी आते विधि का रूप धारण नहीं कर सकती। यदि हम हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं के अंदर यदि किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु होने पर पुरुष क्या करते हैं, सिर मुंडा लेने की प्रथा आज भी प्रचलित है। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि हर जो भी कस्टम है उसको न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाए। यानी कि प्रथाएं अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम उनकी चर्चा करेंगे जिनको न्यायालय मान्यता प्रदान करता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हो गया रूढ़ि, जो वर्ड जो है काफ़ी हमारा चिर परिचित वर्ड है कि रूढ़ि का मीनिंग क्या होगा। यदि हम समाज सामान्य बात करें कि तो समाज में मानव के व्यवहार के लिए कानून बनाना संभव नहीं है। अनेक कार्यों का जो औचित्य है रूल रेगुलेशन रूढ़ि और प्रथा के आधार पर यहाँ का जाता है। तो अनेक रूढ़ियों को तो विधि की मान्यता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से समाज में जो रूढ़ि का पर्याप्त महत्व है। यदि हमें किसी एक वर्ड में पूछा जाए कि प्रथा क्या है, रूढ़ि क्या है, तो हम क्या कहेंगे, समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता को ही रूढ़ि कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि रूढ़ि क्या है आपसे, तो समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता को ही रूढ़ि कहते हैं। यदि किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किसी परंपरा का स्वेच्छा से पालन किया जाता है तो कालांतर में वही आचरण रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेता है और अतीत काल से किसी निरंतर में प्रचलन में रहने के कारण परिणाम स्वरूप वो रूढ़ि क्या हो जाती है, विधिक मान्यता प्राप्त कर लेती है। तो वो क्या बन जाती है, रूढ़ि लॉ बन जाती है। हम बात करें, यदि हम बात करते हैं प्राचीन अवस्था की, प्रारंभिक अवस्था की, कि उस समय क्या था, प्रथा का रूप स्पष्ट रहता है। कालांतर में धीरे धीरे वो लोगों के द्वारा अनुकरण करने लग जाती है, फिर न्यायालय द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होती है, फिर उसे लीगली जो लॉ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो रूढ़ियों की जो उत्पत्ति है पुरातन काल से ही है। यदि मनुस्मृति की हम बात करें तो मनुस्मृति में भी शासक को यह निर्देश दिया गया था कि वो अपने न्याय निर्णय को रूढ़िगत प्रथाओं तथा धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित करें, यानी कि रूढ़ि पुरातन काल से प्रचलित में है। नारद स्मृति की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि सशक्त होने के कारण ये प्रथा क्या होती है, विधि की अद्यारोही होती है।
और बृहस्पति ने तो रूढ़ि के महत्व पर यह भी लिखा है कि यदि स्थान विशेष के जाति तथा परिवार में प्रचलित रूढ़ियों का पूर्ववर्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए, अन्यथा लोगों में क्या हो जाएगा, असंतोष या क्षोभ की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के अनुसार भी यदि किसी देश पर विजय प्राप्त कर ली जाने पर विजेता की ड्यूटी क्या होती है कि वो विजित लोगों को उन्हीं की रूढ़ियों और प्रथाओं और पारंपरिक जो परंपराओं का अनुसरण करने दे, जैसे कि वो पूर्व में करते आ रहे हैं। तो रूढ़ि का जो महत्व है हमारे प्राचीन काल से ही हमेशा ही रहा है और भारत में तो एक विशेष ही अपना प्रबल प्रभाव रखती है। मनु ने क्या कहा है कि प्राचीन भारत में रूढ़ि विधि का स्रोत माने जाने की प्रक्रिया 4 चरणों में थी कि रूढ़ि को किस तरह माना जाता था। पहले वह माना था कि ऋषि मुनियों द्वारा की गई उद्घोषणाएं जो ऋषि मंत्रों के द्वारा। सेकंड कहते जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो साधु संतों की वाणियाँ हैं वो आती थी। उसके बाद स्मरणातीतकालीन टाइम मेमोरियल से समाज में प्रचलित प्रथाओं या परंपराओं से तथा ऐसे व्यवहार या आचरण जो सार्वजनिक दृष्टि से उचित, सामयिक और सदाचार